नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। ईयू और भारत के बीच जो 18 साल पहले एक सपना देखा गया था कि दोनों के देश आगे बढ़ेंगे और मजबूत होंगे, व्यापारिक संबंध और मजबूत होगा। हालांकि 18 साल बाद अब ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2007 में जब भारत और ईयू ने सोचा था कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा। दोनों के बीच व्यापारिक संबंध आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन अब जब जियोपॉलिटिकल बदल रही है, अमेरिका की तरफ से ऊंचे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो अब हालात बदला है। और जब हालात बदला है तो उसके बाद ईयू के साथ भारत ने एक मेगा डील की है। भारत और 27 देशों के बीच आज एक एफटीए हुआ है, यानी कि फ्री ट्रेड डील हुई है, जिसमें अब आने वाले वक्त में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ भारत का जो बिजनेस है, भारत का जो बाजार है, वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो आज एफटीए हुआ है, यानी कि जो ये पूरा मेगा डील है, इसको मदर्स ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है। इस मेगा डील को भारत उसके लिए कितना फायदेमंद होगा, इसके साथ ही साथ ईयू को कितना फायदा पहुंचेगा और चुनौतियां कहां पर होंगी, और इस डील से क्या दूसरे देशों के बीच टेंशन बढ़ चुकी है। अमेरिका जो कि अपने मन मुताबिक टैरिफ लगाता आ रहा है अलग अलग देशों पर, क्या अब उस पर निर्भरता ईयू की कम होगी, भारत की कम होगी? चीन का हाल क्या होगा? क्या चीन इस मेगा डील से परेशान होगा? क्योंकि भारत और 27 देशों के बीच जो ये डील हुई है, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया है और इसके साथ ही साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, अपने बाजार को आगे बढ़ाते हुए ये अच्छी डील हुई है। तो चलिए, आखिर क्या कुछ खास रहा ये जो एफटीए हुआ है, किस तरह से व्यापार समझौता हुआ है। देखिए, भारत ईयू में मदर ऑफ ऑल डील्स में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पोर्श के दामों पर असर हुआ है। अब ऐसे में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसको कितना फायदा होगा आने वाले वक्त में? क्या ये तमाम जो कार के शौकीन हैं उनको सस्ते दामों में कार मिलेंगे, लेकिन कोटा किस तरह से रहेगा, रियायत कहां पर रहेगी, इसको समझेंगे भी। फिलहाल 110% टैरिफ लगाती है सरकार, लेकिन आने वाले वक्त में इस डील के बाद ये टैरिफ कम हो जाएगा। समझौते के बाद 40% टैरिफ हो सकता है, ये आकलन इस वक्त किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आने वाले समय में 10% तक टैरिफ हो सकता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर आपको ये बता दें कि अभी तक जापान और इसके अलावा दक्षिण कोरिया, इन अलग अलग देशों से जिस तरह से ऑटो सेक्टर का व्यापार रहा है, अब ईयू जिसमें 27 देश आते हैं उनके साथ ये व्यापार बढ़ेगा। 90% से ज्यादा सामान पर टैरिफ खत्म करने का प्लान तैयार किया गया। इस समझौते के अहम फैक्टर हम आपको समझा रहे हैं कि इससे होगा क्या। टैक्स, पाबंदियां, ये सभी रुकावटें जो है वो खत्म हो जाएंगी इन 27 देशों के साथ। 5 से 10 साल में पूरा समझौता लागू होगा। एक जो 2047 जो विकसित भारत का सपना सरकार ने देखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए ये समझौता हुआ, जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है, ईयू के साथ बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर ये अहम फैक्टर रहे हैं। और देखिए, इस महाडील से ट्रंप क्यों परेशान होगा, अमेरिका क्यों परेशान दिखाई देगा? क्योंकि ट्रंप की रणनीति को ये डील कमजोर कर सकती है। इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि अभी मन मुताबिक टैरिफ लगाता है ट्रंप, लेकिन निर्भरता कम हो जाएगी दूसरे देशों की इस डील के बाद। अमेरिकी जो टैरिफ है, इस नीति का प्रभाव कम होगा, जिसका जिक्र मैं अभी कर भी रही थी कि इस डील से क्या होगा कि अमेरिका पर डिपेंड कम रहेगा। ईयू डील ट्रंप के लिए बन सकती है चुनौती। अब यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं इस मेगा डील के बाद कि अब क्या किया जाए, कैसे दूसरे देशों पर टैरिफ थोपा जाए। तो ये बहुत सारे सवाल है। दुनिया के आर्थिक संतुलन में परिवर्तन होगा इस महाडील से, जाहिर तौर पर, क्योंकि बात हम ईयू की कर रहे हैं जिसमें 27 देश आते हैं, और इसके साथ ही साथ जो दक्षिण कोरिया से हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ता है, या फिर जापान से बढ़ता है, इटली से बढ़ता है, कैसे इसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। चीन ईयू आर्थिक रिश्तों पर असर होगा। सिर्फ बात भारत की नहीं है, अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो इसका रिश्ता जो चीन के साथ रहता है, उस पर किस तरह से इस मेगा डील का असर होगा। चीन को हो सकता है प्रतिस्पर्धात्मक खतरा। ये एक आकलन किया जा रहा है कि चीन, शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनको यहां पर इस डील से कितना हो सकता है। चीन जिस तरह से उसके जो सामान हैं
वो दूसरे देशों में पहुंचते हैं, वो सामान अब क्या उसकी निर्भरता कम हो जाएगी या नहीं, आज इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो अलग अलग फैक्टर हैं, जो अलग अलग कंपनियां हैं, इसमें सीधा और सिंपल समझने की बात यह है कि आज इस मेगा डील से किन कंपनियों को फायदा पहुंचा है, किन कंपनियों के लिए चुनौती होगी। लेकिन जो सेक्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि किन सेक्टर्स में बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, गारमेंट्स का सेक्टर, इसको फायदा पहुंचेगा आने वाले वक्त में। यूरोपियन कंट्रीज के साथ गारमेंट सेक्टर का बढ़ावा होगा। लेदर सेक्टर है, इस सेक्टर को भी फायदा पहुंचेगा। फुटवियर यानी कि जो जूते का जो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, दवाइयां हैं, उनका आदान प्रदान भी होगा। डिफेंस इंडस्ट्री जो है उसको बढ़ोतरी मिलेगी यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के साथ। और जो सस्ता होगा उसमें यूरोपियन कारें हैं, जो लग्जरी कारें हैं वो सस्ती होंगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सस्ता होगा। और यूरोपियन शराब जो है, वाइन है, विस्की है, ये भी सस्ता होगा इस डील के बाद, जो कि 5 से 10 साल में इसका समझौता होना है। तो ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि फायदा इनको होगा, इन सेक्टर्स को होगा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज किस तरह से इस डील को आगे बढ़ाएगी, उनको कितना फायदा होगा, आज हम इसको समझेंगे। लेकिन आज इस मेगा डील को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आसान शब्दों में बताया कि ये डील हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ उन्होंने इस डील के बाद कहा है, सुनवाएंगे आपको। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आपने सुना जिन्होंने कहा कि साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। और इसी को समझने के लिए कि आज जो ईयू के साथ डील हुई है ये कितनी अच्छी है, इसको आसान शब्दों में समझने के लिए और समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से इंट्रोडक्शन देते हैं। मनीष गुप्ता, ऑटोमोटिव एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अमन अग्रवाल, अर्थशास्त्री, इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में है, जो कि बताएंगे कि ये डील क्या कहती है, इस डील से भारत को कितना फायदा होगा, चुनौतियां कहां पर होगी। और सबसे पहले अमन जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को बताइए, जो इस वक्त हो सकता है कि वो गारमेंट सेक्टर में काम कर रहा हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो काम कर रहा हो, ये डील अच्छी है, ये तो हम समझ रहे हैं। इस डील से आने वाले वक्त में बहुत फायदा भारत को होगा, लेकिन इस डील से इन तमाम अलग अलग सेक्टर्स पर कितना असर होगा, किस हिसाब से ये सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर इन सेक्टर पर इस डील से दूसरे कंट्रीज की वजह से कुछ असर हो सकता है। फिलहाल मेहमानों की आवाज नहीं आ पा रही है इस वक्त टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन देखिए, जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी हम समझेंगे कि किस तरह से ये जो भारत ईयू ट्रेड डील है, ये आंकड़ों का खेल नहीं है, ये 200 करोड़ की आकांक्षाओं का मेल है। और ऐसे में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का
प्रमाण है कि 27 विकसित देश एक साथ आकर भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं, भारत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भारत का जो एक्सपोर्ट है 20 से 30% बढ़ेगा और उसका सीधा फायदा गांव के बुनकर से लेकर शहर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबको मिलेगा। ये मदर ऑफ ऑल डील्स जो है, इसमें भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सबसे बड़ा पुश माना जा सकता है। तो आज हम ये समझेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो डील है वो आम व्यापारी पर असर डालेगा और जो इंतजार हम कर रहे थे 18 साल तक, जो ये रिश्ता, ये डील रुकी हुई थी, ये बातचीत रुकी हुई थी, क्या वाकई इट्स अ राइट टाइम कि अब जो जियोपॉलिटिकल बदल रही है, उस जियोपॉलिटिकल के बदलते वक्त में जहां अमेरिका टैरिफ लगा रहा है अलग अलग देशों में अपने मन मुताबिक, ऐसे में भारत और यूरोप ने जो हाथ मिलाया है, साझा व्यापार करने का फैसला किया है, ये दोनों देशों को कितना फायदा पहुंचाएगा और इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ेगी आने वाले 5 से 7 सालों में या 10 सालों में, इसको भी हम समझेंगे। क्योंकि इटली, फ्रांस समेत 27 देश से डील केवल कारोबारी ही नहीं, आम आदमी की जेब तक इसका सीधा फायदा भी पहुंचेगा। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो कारें हैं जिसका जिक्र भी हम कर रहे हैं, जो सस्ती होंगी, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति होगी। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान है संजीव श्रीवास्तव फॉरेन पर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। संजीव जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जिसमें हम ये आकलन करें कि 5 से 10 साल में ये जो डील है ये पूरी होगी, लेकिन किन कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, डील कितनी अच्छी है और कहां चुनौती है? देखिए, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स यदि कहा गया है तो जाहिर है कि ये विश्व की जितनी भी जो महत्वपूर्ण ट्रेड डील्स हुई हैं और जो बड़ी से बड़ी जो विश्व के आर्थिक इतिहास की जो सबसे बड़ी जो डील्स हुई हैं, ये उनमें से एक है। ये एक हिस्टोरिक डील है और आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और जाहिर है कि इस डील के माध्यम से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो व्यापार है वो कई गुना आगे बढ़ेगा। वर्तमान समय में यदि आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के अगर व्यापार को देखें तो ये जो व्यापार भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के ब्लॉक का है वो लगभग $180 बिलियन का है। लेकिन इस डील के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये जो ट्रेड वॉल्यूम है वो उसमें तेज बढ़ोतरी होगी और जल्दी ये $250 बिलियन का भी आंकड़ा पार कर जाएगा। और आने वाले समय में जिस तरीके की अपार संभावनाएं भारत के बाजारों में है और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में है, जाहिर है कि ये उन बाजारों दोनों का जो एक लाभ है दोनों ही इकोनॉमीज को मिलेगा और ये जो आंकड़ा है वो $500 बिलियन तक का भविष्य में पहुंचेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये जो डील है वो जाहिर है कि एक ऐसे वातावरण में की गई है कि जब विश्व में आर्थिक अनिश्चितताएं बहुत गहरी हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जिस तरीके का एक आक्रामक आर्थिक व्यवहार भारत के प्रति हो या सामरिक व्यवहार यूरोपियन राष्ट्रों के प्रति हो और राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से उन्होंने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया और यूरोपियन यूनियन के साथ भी जैसा वो बर्ताव कर रहे हैं, नेटो का जो अलायंस है वो खतरे में दिखाई देता है क्योंकि वो ग्रीनलैंड को ही अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जो डिसरप्शंस ट्रंप प्रशासन की माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किए गए हैं उस परिवेश में ये नितांत आवश्यक था कि ऐसे राष्ट्र जो कि एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, एक रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, वो साथ में आए और अपने कोलैबोरेशंस को गहरा करें। देखिए, ये जो भारत और यूरोप के बीच की जो ट्रेड डील है ये 2007 से इसके नेगोशिएशन शुरू हुए थे, लेकिन आज यदि ये 2026 में कंक्लूड हो गई है, लंबा समय जरूर लगा, लेकिन इस कंक्लूजन में जो अमेरिका का जो व्यवहार है उसने भी इसको एक्सेलरेट करने का कार्य किया है। यूरोपियन यूनियन एक नए पार्टनर, एक रिलायबल पार्टनर की तलाश में था और जाहिर है कि उसे भारत के रूप में इस डील के माध्यम से एक बड़ा रिलायबल पार्टनर मिला है। और भारत भी अपने जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है और उस दिशा में ये जो फ्री ट्रेड की जो डील है वो भारत के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को और अधिक जो डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूरोपीय राष्ट्रों में और अधिक हमें एक्सेस दिलाएगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने जो संबोधन में कहा कि चाहे वो हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर हो,
चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो अन्य जो की सेक्टर्स हैं जिसमें भी हम यूरोप के साथ अपना जो व्यापार करते हैं, सब में हमें इसका लाभ मिलेगा। और ये जो यूरोप के जो व्यापार जो हमारे साथ होता है, और उसमें यूरोपियन जो कार्स है वो जाहिर है कि, और यूरोपियन मशीनरी है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो सारे हमें और भी बेहतर दामों पे मिलेंगे, और ये हमारे लिए अच्छा एक्सेस प्रदान करेगा। बहुत सारे जो आइटम्स हैं उस पर जो ड्यूटी है वो कम से कम हो जाएगी, कई कई आइटम पे तो ये जीरो भी हो जाएगी। और जाहिर है कि ये जो इस तरीके का जो ट्रेड टैरिफ को घटाने का इस फ्री ट्रेड डील के माध्यम से जो लाभ मिलेगा, वो जाहिर है कि दोनों देशों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। भारत के युवाओं को नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और जाहिर है कि भारत जो कि एक युवा आबादी है, उसको भारत के युवाओं को जो ट्रेड ऑन जो लेबर एंड मोबिलिटी के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ है, उसकी वजह से यूरोप के राष्ट्रों में जाकर के अपने कार्य को करने का और प्रोफेशंस को, अपने कैरियर्स को आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो जी। अच्छा, एक चीज और है कि हम जो कह रहे हैं कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, को लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पुश इस वक्त साबित हुआ है ये मेगा डील करके? यकीनन ये भारत को $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी को बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, उस दिशा में ये जो ट्रेड डील है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रेड डील के माध्यम से हमारा जो यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जो व्यापार है वो बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा, और जो व्यापार की जो अपार संभावनाएं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो अनटैप्ड पोटेंशियल्स थे, वो सभी अब रियलाइज किए जाएंगे। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो 90% तक के जो हमारे जो बायलर ट्रेड के जो आइटम्स हैं उसमें टैरिफ बहुत कम हो जाएगा, और जाहिर है कि ये भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच के जो इकोनॉमिक जो टाइज हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, उसको बहुत ही स्मूथन करेगा, उसको बहुत ही सरल बनाएगा। तो ये इसका लाभ सर्वव्यापी होगा। और जाहिर है कि एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि इस ट्रेड डील के माध्यम से भारत और यूरोपियन यूनियन की जो लोग हैं उनको तो लाभ मिलेगा ही, हमारी इकोनॉमीज को लाभ मिलेगा और मल्टीपल सेक्टर्स में इसका फायदा होगा। लेकिन ये जो ट्रेड डील है वो पूरे विश्व के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। और ये जो ट्रेड डील है, इसके माध्यम से भारत और यूरोपियन यूनियन ने इस बात को बता दिया है, और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बात बता दी है कि जो विश्व की जो व्यवस्था है उसको कोई एक राष्ट्र अब डिक्टेट नहीं कर सकता। विश्व के जो राष्ट्र हैं वो आपसी कोलैबोरेशंस के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से और एक दूसरे के साथ गहरे इकोनॉमिक इंटरेक्शंस को करके नई विश्व व्यवस्था को बना सकते हैं। कोई डोनाल्ड ट्रंप अगर ये सोचते हैं कि वही उन्हीं के माध्यम से ही पूरी विश्व व्यवस्था चलेगी, तो ऐसा वो दिन बीत चुके हैं। यह हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, और ऐसे में भारत, यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जो ग्लोबल साउथ के हमारे राष्ट्र हैं, सभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये विश्व एक बहुध्रुवीय विश्व बनने की तरफ बढ़ रहा है। फिर बाकी देशों का क्या? अगर मैं ऑटो मोबिलिटी सेक्टर की बात करती हूँ, अभी तक हम साउथ कोरिया से, जापान से जिस तरह से हमारा रिश्ता रहा है, वहां से लग्जरी कारें आती रही हैं, उसके साथ निर्यात रहा है, तो इस पर कैसा असर होगा? क्योंकि जो मोबिलिटी सेक्टर में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, वो इस तरफ भी देखेगा कि एक तरफ तो ठीक है ईयू के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के साथ किस तरह का फर्क पड़ेगा? देखिए नीतू जी, ये जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है वो किसी अन्य देश की कॉस्ट पर नहीं हुई है। जो हमारे संबंध, चाहे वो इवन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हम एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि अब ये यूरोपियन यूनियन के साथ इतनी बड़ी मदर ऑफ ऑल डील्स जो भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने की है, उसका जो दबाव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रम्प प्रशासन पर पड़ने जा रहा है। और अब वहां से कुछ बयान ऐसे आए हैं कि उसमें थोड़ा एक नरमी, सकारात्मकता दिखाई देती है, क्योंकि अब उन्हें लग गया है कि वो भारत को और यूरोपियन यूनियन को डिक्टेट नहीं कर सकते, और बेहतर यही होगा कि हम भी एक डील कर लें, और हमारा भी जो व्यापार है अमेरिका के साथ जो बना हुआ था वो बना रहे। ये ट्रम्प जो है वो इसेंशियली एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जब होता है, जब उसको लगता है कि अरे ये तो बड़े घाटे का सौदा होता जा रहा है, तो यू टर्न करने से भी नहीं चूकता। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले समय में, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील
निगोशिएट की जा रही है, उसके ऊपर भी अमेरिका अब सहमत होगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो सहमत नहीं होगा तो फिर वो और अपने लिए परेशानियां खड़ी करेगा। लेकिन हाँ। जहां तक आपने जापान और साउथ कोरिया हाँ। या अन्य जो इकोनॉमीज के साथ हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की, वो देखिए वो अपना कोऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। और जापान की और साउथ कोरिया का जो एक बिजनेस जो प्रेजेंस भारत के बाजारों में बहुत बड़ा है, गहरा है, और वो यथावत रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस डील की वजह से उनके ऊपर कोई इसका नकारात्मक असर पड़ने जा रहा है। एक चीज मैं और देख रही हूँ, आज जब बातचीत हुई और उसके बाद जिक्र किया गया डेटा सिक्योर देश को लेकर कि जो आईटी है या सर्विसेज के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो भारत ये मांग कर रहा है कि डेटा सिक्योर देश का दर्जा उसे मिले। तो इस महाडील से आपको लगता है कि इस तरह से दर्जा मिलेगा डेटा सिक्योर देश का? और अगर ऐसा होता है तो आईटी कंपनियों के लिए या फिर जो यूरोप में काम करने वाले वहां के नागरिकों का डेटा हैंडल करना कितना आसान होगा या मुश्किल भी हो सकता है? देखिए, ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा विषय है कि डेटा जो है उसकी सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए। और भारत इस दिशा में जाहिर है कि डेटा के लोकलाइजेशन के लिए अपना प्रयास पहले से ही करता रहा है। लेकिन डेटा जो कि साइबर डोमेन में आज का जो वर्ल्ड एआई बेस्ड साइबर डोमेन से संचालित ये जो आज का जो विश्व होता जा रहा है, इसमें डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करना सभी राष्ट्रों की प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस दिशा में भारत अपने प्रयास कर रहा है, अपने तर्क रखता है। और जाहिर है कि भारत डेटा के लोकलाइजेशन के लिए हमारा अपना जो डेटा कोई उसका मिसयूज ना कर सके, उसके लिए भारत तो अपना प्रयास कर ही रहा है। विश्व को भी चाहिए। और भारत जिस भी राष्ट्र से ये जो डील करता है, ट्रेड डील इत्यादि, उसमें ये सारी बातें रखी जाती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेटा के एक बेहतर गवर्नेंस के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में भी सहमति बनी है। और इसी तरीके की जो सहमतियों को बनाने का जो प्रयास है, वो भारत, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अन्य राष्ट्रों के साथ जिनके साथ हमारी ट्रेड डील निगोशिएट हो रही है, सभी के साथ इस तरह की तर्क रखे जाते हैं। और ये नितांत आवश्यक है कि डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। लेकिन ये समन्वित प्रयासों से ही हो सकता है। अगर ये सिर्फ एक या दो राष्ट्रों के कहने से नहीं होगा, क्योंकि डेटा आप जानते हैं कि इसके माध्यम से पूरी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो डेटा की सिक्योरिटी और उसका अगर लोकलाइजेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें जो कोऑपरेशन है वो अन्य राष्ट्रों का भी होना चाहिए और इस बारे में सहमति बननी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मनीष गुप्ता भी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो ऑटोमोटिव एक्सपर्ट है। मनीष जी, बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। और आप मुझे बताइए, ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए आज ये डील कैसी रही ईयू के साथ? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, आ रही है। देखिए, इंडिया का इस समय कार का 40 लाख कारों के मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री का बाजार है। ओके। इस डील में 10% का कोटा सेट कर दिया कि 10% कारें इंडिया में आ सकती हैं। यानी और वो 10% का टैग है, लेकिन 2.5 लाख अभी लिमिट है कि 2.5 लाख तक की कारें इंडिया में आ सकती हैं। और ड्यूटी को जो भी 110% है, धीरे धीरे 5 सालों में 10% तक लाया जाएगा। यानी मार्केट का 10% से भी कम का स्कोप छोड़ा विदेशी कारों के लिए। तो जाहिर है जो एचएनआई सेक्टर है, रिच सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको महंगी कारें अब बेटर रेट पर इंडिया में मिल जाएंगी। ठीक है। यानी जो कार वो पहले 4 करोड़ की खरीदता था, वो सब वो 3.5 की 3 की मिल जाएगी। और बदले में पूरे 20-22 जो जितने भी कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन के, उन सब जगह इंडिया अपने ऑटो पार्ट्स भेजेगा। तो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा बूम। यानी हम एक्सपोर्ट का जितना अमेरिका से नुकसान हो रहा था, उसका कई गुना भरपाई होगी। ठीक है। 45 मिलियन लोगों का सेक्टर है ये ईयू। इसमें हम हर जगह अब क्या, विदेशी बहुत सारी कंपनियां अच्छी कारें बनाती हैं, तो जाहिर है इंडियन कंपनीज में जो स्पेशली टाटा है और मारुति है, उनको तो प्रोटेक्ट कर दिया। उसके बाद बाकी लोगों को कंपटीशन छोड़ दिया ताकि प्राइस वॉर शुरू हो और इंडिया में लोगों को महंगी और मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को अच्छी कारें मिले कम दाम और बेहतर दामों में। तो यानी इंडियन कंपनी को प्रोटेक्ट कर दिया। अब होंडाई जैसी कंपनी हो गई या जेएलएल जैसी कंपनी हो गई या और बड़ी होंडा जैसी कंपनियां, इनको कंपटीशन के लिए ला दिया। और बदले में पूरे आधे विश्व का ऑटो पार्ट्स का व्यापार मांग लिया। नई कारें भारत में आएंगी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा, धीरे धीरे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी।
हाँ। और उनके स्टैंडर्ड के जो पुर्जे जब हम यहाँ बनाना शुरू करेंगे तो टेक्नोलॉजी मैच होगी, तो धीरे धीरे हम कारों की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा फायदा ये अब हो रहा है। हाँ। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स को सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मनीष जी, एक चीज और यहाँ पर, ठीक है, ये तो ईयू की डील आज हुई है, लेकिन इससे पहले बाकी और भी कंट्रीज के साथ हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर चलता रहा है, उसके साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहा है। तो कितना फर्क आएगा ईयू के साथ और बाकी दूसरे देशों के साथ? जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो आप कैसे देखते हैं, ये कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है या फिर कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा? देखिए, हमारे एक्सपोर्ट में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा जो कारों का एक्सपोर्ट है वो चलता रहेगा। ठीक है। अब हमें अब ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट का मौका मिल गया पूरे यूरोप में, पूरे यूरोपियन यूनियन में, और वो भी 0 टैक्स पर। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो ऑटो पार्ट्स रेडी है। अगर वो नहीं है तो हम उस तरह के ऑटो पार्ट्स बनाएंगे और एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। हमें हमारी लाइन मिल गई, हम एक्सपोर्ट धड़ाधड़ करना शुरू करेंगे, और हमारी जो कारें आएंगी वो मिडिल क्लास में काम नहीं आएंगे, मिडिल क्लास से ऊपर के लोगों को चाहिए होंगी। तो हमारी जो इंडियन इंजीनियर सेक्टर है उसको कोई टेंशन नहीं है, यानी वो प्रोटेक्टेड है। तो ये इसे कहते हैं कि एक दूसरे की जरूरत को समझना। अमेरिकन यूरोपियन लोगों को अपनी कार इंडिया में बेचनी है। धीरे धीरे अभी 2.5 लाख कारों का कोटा तय कर दिया, आने वाले समय में कोटा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल 90% जो ऑटो मार्केट है वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है। बस ये इसकी डील की सबसे खास बात ये है, जहां तक हम ऑटो की बात करें। अब दूसरी बात, जब ऑटो पार्ट्स बनने शुरू होंगे तो धीरे धीरे आजकल मोटर इंजन ये सब बनेंगे, तो वो बनाने के लिए हमें उन विदेशी कारों, चाहे वो स्कोडा हो या कोई भी कार हो, विदेशी कार, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इन कारों की टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी। यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे, उनके अपने प्लांट लगेंगे, तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास कारों के पुर्जे बनाने की बात होगी। अब यूरोपियन यूनियन को डर क्या था कि अगर कहीं चाइना अमेरिका की गोद में खेलने लगा तो इसका इम्पैक्ट ये हो जाएगा कि उनकी सप्लाई रुक न जाए। तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज चाहते थे कि हमें कोई ऐसा सप्लायर मिल जाए तो चाइना +1 हो जाए, यानी आधी सप्लाई चाइना से लेंगे, आधी सप्लाई अगर हम इंडिया से लेंगे तो उनको रिस्क नहीं है। कल को चाइना परेशान करेगा तो इंडिया से माल ले लेंगे। तो ये इंडिया के मतलब द्वारा बहुत ज्यादा ऑप्शंस बहुत हो गए। जी ठीक है, ठीक है। एक चीज इस डील में मैं संजीव जी देख रही हूं कि दोनों ही, भारत की बात करें या ईयू की बात करें, बहुत सेफ साइड लिया है। इसमें जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें किसान और डेयरी को भारत ने समझौते में नहीं रखा है, ये बिल्कुल अलग है। तो ईयू ने भी कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसको बिल्कुल अलग रखा है। जैसे ईयू ने अपने बीफ और चीनी के बाजार को सुरक्षित रखा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? यहाँ पर ये बात अच्छी भी है कि दोनों ने अपने अपने देश के हित की रक्षा की है और उसके बाद इस एग्रीमेंट पे विचार विमर्श हुआ। देखिए, ये जो भारत किसी भी राष्ट्र के साथ जो भी ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है, उसमें उस राष्ट्र को, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा राष्ट्र क्यों ना हो, उसको ये स्पष्ट रूप से लाउड एंड क्लियर टर्म्स में ये बता दिया गया है कि भारत अपने कृषि के क्षेत्र के साथ, अपने डेयरी के क्षेत्र के साथ और फिशरीज के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। हमारे जो किसानों के इंटरेस्ट हैं, जो हमारे दुग्ध उत्पादकों के जो इंटरेस्ट हैं, और वो जो हमारे मछुआरों के जो इंटरेस्ट हैं, वो भारत के लिए पैरामाउंट है। उसके साथ, और चूंकि वो उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता लगातार रहती है और लगातार वो अपने अभी उत्थान और विकास की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो भारत के सरकार के द्वारा उन्हें हर तरीके का जो सपोर्ट और सब्सिडीज जो प्रोवाइड कराई जाती है, उसके संदर्भ में भारत किसी तरीके का कोई समझौता नहीं करने जा रहा है। और उनको विश्व के जो बड़ी शक्तियों के और बड़ी कंपनीज के जो कंपटीशन से भी प्रोटेक्टेड रखने का जो भारत का जो एक लक्ष्य है, उसको भारत किसी के साथ नेगोशिएट नहीं करेगा। ये बात भारत ने बहुत पहले स्पष्ट कर दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन भारत किसी के समक्ष झुका नहीं। और यूरोपियन यूनियन के साथ, जैसा कि आपने स्वयं बताया, कि हमने अपने जो की सेक्टर्स हैं, जो ये नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग सेक्टर्स हैं, उसको पूरी तरह से इंटैक्ट रखा है, उसको हमने अपने उसको प्रोटेक्टेड रखा है। और वहीं यूरोपियन यूनियन को भी हम सम्मान करते हैं कि उनका जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया, बीफ इत्यादि का, तो वो जो सारी जी, उसको भी हम सम्मान करते हैं। तो
एक इसी को कहते हैं विन विन फार्मूला। यही डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से भारत अपना एग्रीकल्चर का सेक्टर खोल दे, अपना डेयरी का सेक्टर खोल दे, फिशरीज का सेक्टर खोल दे। ये होने वाला नहीं है, ये आप अमेरिका को नोट करके रख लेना चाहिए। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि चाहे वो भारत की आर्थिक नीति हो, चाहे वो भारत की रक्षा नीति हो या विदेश नीति हो, सब में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता उसका अभिन्न अंग रहा है, आज भी है, और आने वाले समय में भी रहेगा। ठीक है, और मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जब हम रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं तो उसमें जाहिर है कि हम अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रख करके चलने की बात करते हैं, और किसी की दबाव में आकर के कोई निर्णय हम नहीं लेते। और हमें किस तरीके की डील करनी है, क्या हमारी शर्तें हैं, हम आपको बताएंगे। आपको स्वीकार है तो आप कीजिए, नहीं स्वीकार है तो मत कीजिए, सीधी सी बात है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ पा रहा है, और ईयू ने इस बात को समझा है। ईयू और भारत के बीच में ये जो ट्रेड डील का निगोशिएशन यद्यपि कि लंबा चला, लेकिन दोनों के बीच में एक विन विन फार्मूला इजाद हुआ है। और इस विन विन फार्मूले की चर्चा उर्सुला वॉन डेयर ने भी की, भारत के प्रधानमंत्री ने भी की, डिकोस्टा साहब ने भी की। और ये जो सारी विन विन फार्मूला इसी तरीके से इजाद हो। अमेरिका के लिए बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि देखिए, संवाद के माध्यम से भी फेयर ट्रेड डील नेगोशिएट की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि आप टैरिफ का जो है हथियार दिखाएं और ट्रेड का वेपनाइजेशन करें। और इस तरीके की अगर नीति पे अमेरिका चलेगा तो सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ठीक है मनीष जी, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये मुझे बताइएगा, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ये जिक्र किया कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, ऑटो सेक्टर में कैसे मेक इन इंडिया को आने वाले वक्त में बढ़ावा मिलेगा? 2047 का जो विकसित भारत का सपना जो हम देख रहे हैं, इस डील से कितना फायदा पहुंचेगा ऑटोमोटिव सेक्टर को? अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, इन गाड़ियों के जब कंपोनेंट को सप्लाई करना होगा, हाँ। तो उसके लिए एक्सक्लूसिव फैक्ट्री इंडिया में बनेंगी। ठीक है, वो कंपनी या तो इंडियन लोग इन्वेस्टर लगाएंगे या विदेशी लोग अपनी ब्रांच बनाएंगे। जाहिर है कि इंडियन प्रोफेशनल्स वहां पे काम करेंगे, इंडियन लेबर वहां पे प्रोडक्ट बनाएगी। तो विदेशी इंजीनियर इंडिया आएंगे, इंडियन इंजीनियर विदेश जाएंगे, जो इंडियन जाएंगे वो वहां सीख के आएंगे, और जो यहाँ के वो यहाँ के लोगों को सिखाएंगे। तो सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट होगा, फिर वो लोग जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो आने वाले समय विदेशी लोग यहाँ रुके ना रुके, लेकिन इंडियन लोग उस लेवल का सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, उनके कृषि कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाएंगे। तो लेवल अप, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब एक साथ होगा। तो इन हर काम में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जब ये होगा तो हमारे देश की जो एक्सपोर्ट लेवल है, जहां यानी जो चीज हम बनाते नहीं थे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम जो बना हुआ वो तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ही। जो अभी तक बनाते नहीं थे, जो सोचते नहीं थे, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक टाइम पे सोचो, अगर किसी की टॉप मर्सिडीज खराब हो जाती है, अगर उसका कोई इंजन का पार्ट खराब हो जाता है, उसे 90 दिन का टाइम बोलते हैं कि 90 दिन में आपका प्रोडक्ट जर्मनी से आएगा। अब क्या होगा, वो प्रोडक्ट इंडिया में बनने लगेगा। तो इंडिया अब सप्लाई सारे वर्ल्ड को, सारे यूरोप को करने लगेगा। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से और प्रोफेशनल के एक्सचेंज होने से स्किल डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा गेम चेंजर है जिससे कि अमेरिका को बड़ी समस्या होने वाली है। और मैं आपको कह रहा हूँ, अगले 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिका को इससे बेटर डील लेके आएगा, और इंडिया को लगातार दूसरा चाइना बनने का मौका मिलेगा। मदर ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरर्स आफ्टर चाइना। हम चाइना को भी कॉम्पिटिट नहीं सकते, लेकिन चाइना के एसोसिएट सप्लायर बन जाएंगे कि नंबर 1 सप्लायर अगर चाइना है, अगर नंबर 2 इंडिया आ गया तो वो टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। अदरवाइज एक बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है संजीव जी, लेकिन इस डील से जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ईयू में बेचे जाएं या ईयू से प्रोडक्ट्स आए, जो एक बात कही जा रही है जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स हैं, मुझे ये बताइएगा कि कैसे प्रोडक्ट्स ये होंगे, आदान प्रदान कैसे होगा? क्या यहाँ पर ये होगा कि नकली और असली की पहचान के लिए अब ईयू ये समझेगा कि ये असली प्रोडक्ट्स है तो उसको बेचा जाए, यानी कि जो एक बरगलाने की कोशिश होती है असली सामान के नाम पर नकली को बेच देना, जीआई टैग उस पर रोक लगाएगी?
यकीनन इस तरीके के जो प्रोटेक्शंस हैं वो जरूर किए जाएंगे। और ये जो समस्या है वो जाहिर है कि पूरे विश्व की मार्केट्स की समस्या है कि नकली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरीके से पहचाना जाए, चिन्हित किया जाए और उन्हें किसी तरीके से वो फ्लो में ना रहें, उसको आउट किस तरह से किया जाए और जो भी इस तरीके की जो बैड प्रैक्टिसेस करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सजा दी जाए। तो ये सारी बातें भी जो एक मार्केट का जो गवर्नेंस है और गवर्नेंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी मजबूत बनाने की बात है। और उसके लिए भी भारत और यूरोपियन यूनियन जाहिर है कि कठोर से कठोर कदम उठाएंगे ताकि इस तरीके का, और जीआई टैग का होने की वजह से ऑब्वियसली उससे बहुत मदद मिलने जा रही है। और ये नकली जो सामान होते हैं और इस तरीके की जो फेक ट्रेड प्रैक्टिसेस करने वाले, जो माल प्रैक्टिसेस करने वाले, जो भी बैड एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी और उन्हें पनिश करने में भी मदद मिलेगी। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहता तो इसके तहत इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि बासमती चावल है तो हम अपने अकॉर्डिंग भी कीमत सेट कर सकते हैं बासमती चावल या फिर कोई और भी बनारसी साड़ी है या कश्मीरी पश्मीना है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स अगर ईयू जाते हैं तो क्या भारत को यहाँ पर अपने हिसाब से कीमत सेट करने का मौका मिलेगा जीआई टैग के तहत? क्योंकि मान लीजिए कि अगर बाय चांस बासमती चावल ही ले लेते हैं, अगर भारत की तरफ से कीमत ज्यादा है तो दूसरे देशों पर ईयू निर्भर होगा। बासमती राइस का जो पूरा विषय है वो जाहिर है कि बहुत ही स्पेसिफिक विषय है और उस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी भारत को अभी इस बात की रिक्वेस्ट की जा रही है क्योंकि भारत ने जो राइस का के ऊपर अपना जो टैरिफ है वो बढ़ाने का अभी कदम उठाया है। और वो जो कदम है हमने यूरोपियन यूनियन को ध्यान में रखते हुए नहीं उठाया है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पुल्स एंड प्रेशर की जो टैक्टिक्स थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने पिछले अक्टूबर में इसको 30% करने का निर्णय लिया था। तो लेकिन ये जो भारत ने जो कदम उठाया है वो अपने राइस एक्सपोर्टर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। और बासमती राइस जैसे मैंने कहा कि उसका एक स्पेसिफिक एक विषय है और इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक विन विन सिचुएशन और एक अच्छा तारतम्य स्थापित होगा क्योंकि अब दोनों के बीच में अच्छी सहमति बन गई है और अच्छा फार्मूला बन गया। लेकिन जहां तक भारत के जो प्रोडक्ट्स के यूरोपियन यूनियन में जाने का प्रश्न है तो उस पर जो अभी तक की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी उसमें भारी कमी आएगी। ये जो देखिए ट्रेड डील का से लाभ क्या होता है, मैं सरल शब्दों में आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे कि आप दिखा भी रहे हैं कि 90% से भी ज्यादा के जो सामान है उस पे टैरिफ बहुत ही ज्यादा कम होगा, कुछ पे तो 0%, बहुत सारे सामानों पर 0% का जो टैरिफ लगेगा। तो ऐसे में हमारा जो मार्केट एक्सेस है उन राष्ट्रों में 27 राष्ट्रों में बहुत अधिक बढ़ेगा और उनका जो सामान यूरोपियन यूनियन का जो 27 राष्ट्रों का सामान और ब्रिटेन के साथ हम पहले ही एक ट्रेड डील कर चुके हैं, तो उनका जो सामान आएगा, यूरोपीय राष्ट्रों का सामान आएगा, उसके ऊपर भी हम इंपोर्ट जो ड्यूटी है वो हम सब्सटेंशियली रिड्यूस करने जा रहे हैं। इवन की ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में भी जो यूरोपियन कारें हैं उसके ऊपर भी टैरिफ काफी कम होगा और इस दिशा में भी लगातार एक सहमति बन चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेड डील है इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है क्योंकि इससे भारत की कंपनियों का, भारत के व्यापारियों का, हमारे युवाओं का यूरोपियन मार्केट्स में जो एक्सेस है वो और अधिक बढ़ेगा और ये हमारे लिए, हमारे जो यंग पॉपुलेशन है उसके लिए रोजगार के बड़े अवसर सृजित करने जा रहा है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण आज के परिवेश में ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस तरीके से 50% का टैरिफ हमारे ऊपर इंपोज किया था और हमारे अनेक व्यापारियों को इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जाहिर है कि अब उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस के डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस में भी भारत ने किए और यू की जो डील है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो यूरोपियन मार्केट अब जिस तरीके से वो अब टैरिफ रिड्यूस करेंगे, ऐसे में हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं उनको अब अमेरिका की तरफ ही नहीं देखना है। हाँ। वो यूरोप के राष्ट्र में भी जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। इसीलिए भारत ये भी समझेगा कि यूरोप जो है भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत सुरक्षित ठिकाना है, ये एक विकल्प भी आएगा। जी। हाँ। और दूसरी बात देखिए नीतू जी, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि यूरोप के राष्ट्र भी विकल्प की तलाश में। अभी उर्सुला वॉन डेर ने जो दावोस में जो संबोधन दिया उसमें उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जो कि नोटिस करने वाली थी। इसका मैंने
में उसका एक संज्ञान लिया था कि ये जो पूरी जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही आक्रामक आर्थिक व्यवहार की वजह से, आईवन की सामरिक व्यवहार की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है, उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक परमानेंट फिशर्स पैदा करने का कार्य किया। यानी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस थी, जो पहले से ही रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से गहरी होती जा रही थी, चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से गहरी होती जा रही थी, वो अभी और अधिक गहरी और अधिक उसमें फिशर्स पैदा हुए हैं और अधिक उसमें विभाजन पैदा होता जा रहा है। और ये उर्सुला वॉन डेर का मानना था कि ये परमानेंट फिशर्स हैं। अब यूरोपीय राष्ट्रों को अमेरिका का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। वो दिन बीत गए कि अब यूरोपीय राष्ट्रों को अमेरिका का पिछलग्गू बन के ही रहना है। अब उन्होंने कहा कि अब यूरोप नए विकल्पों की तलाश करेगा और उनको नए विकल्प के रूप में भारत एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर मिल चुका है। और ये जो फिशर्स हैं, ये जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, वो उर्सुला वॉन मानती हैं कि ये परमानेंट है। और इसी वजह से अगर समस्या कोई परमानेंट आ गई है तो उसका इलाज भी परमानेंट ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो इलाज है वो जो भारत ईयू की जो ट्रेड डील है वो एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ कदम हम बढ़ा चुके हैं। भारत भी विकल्पों की तलाश में था, यूरोप भी विकल्पों की तलाश में था, और दोनों ही जाहिर है कि एक अच्छे मित्र के तौर पर और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ ले जाए। लेकिन मनीष जी, इतनी बड़ी डील का ऐलान हुआ, आपको लगता है कि इस डील में कुछ चुनौतियां भी नजर आ रही हैं जिस पर काम करने की जरूरत है? बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी का जो कलेक्शन है वो कम होगा। तो जब हमें ड्यूटी कम मिलेगी, क्योंकि उनके जब सामान कम रेट ड्यूटी पे आएंगे तो हमें कस्टम ड्यूटी कलेक्शन कम होगा। अब कस्टम ड्यूटी का कंपनसेशन प्रोपोर्शनेटली एक्सपोर्ट से कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। यानी आप समझिए, जिस कंपनी का एक्सपोर्ट से प्रॉफिट बढ़ेगा, उस प्रॉफिट से जो इनकम टैक्स आएगा उसका विज कनेक्शन कस्टम ड्यूटी से करना पड़ेगा, जो कि बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में इंडिया को कस्टम ड्यूटी से अपने पैसे निकालने होंगे। इसके लिए कुछ और अरेंजमेंट करना होगा, जैसे कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि कस्टम में कोई ऐसी समाधान स्कीम दे दे कि जितना भी लाखों करोड़ रुपए डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, वो पैसा अगर इंडिया के जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर का फंसा हुआ है, अगर वो रिलीज होना शुरू हो जाए तो एटलीस्ट 2-3 साल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तब तक मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि कस्टम का जो रेवेन्यू का जो लॉस होगा, उस लॉस को कंपनसेट करने की बड़ी योजना इसी बजट में देनी होगी। और मुझे लगता है कि कोई न कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम आएगी जिसमें कस्टम के लोगों को जिनके पुराने डिस्प्यूट चल रहे हैं वो रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा, जिसमें 2 साल अगर ये सारे इशू रिजॉल्व हुए तो इंडिया के पास 2 साल का जो शॉर्टफॉल है कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, लेकिन इस डील से हम ये मान रहे हैं कि ये डील इसलिए भी बहुत फायदेमंद है कि छोटे बुनकर से लेकर हस्तशिल्पकारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आने वाले वक्त में निवेश भी बढ़ेगा, निवेशक भी बढ़ेंगे। इस दिशा में ये एक बड़ी डील का ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमान का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो भारत और ईयू के बीच 18 साल बाद ये एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी डील हुई है कि दोनों देश अपने व्यापारिक समझौते को आगे बढ़ाए, और इसके साथ ही साथ दोनों देश अपने लिए फायदा देख रहे हैं कि निवेश भी बढ़ेगा, निवेशक भी बढ़ेंगे, छोटे व्यापारियों को भी फायदा होगा और गांव से लेकर शहर तक फायदा होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।